हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के एक ही वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 3 होता है मानव जनन, उसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में, उन सारे प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा, साथ में उसका सोल्यूशन भी किस प्रकार से करना है आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं उसे किस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, उन सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बस आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो क्लास 12 बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 3 होता है मानव जनन, उसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके अच्छे तरीके क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में इसका सोल्यूशन भी आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज केवल 150, जिसमें आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। ठीक, तो अगर जिनको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। अब हमारी बारी है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करने की, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए आता है। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना, तभी सारे क्वेश्चन आपको सही तरीके से पता चलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए भी चलना। ठीक, तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपका है कि नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। यानी कि हम लोग को बताना है कि जो आपका वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर क्यों उपस्थित होता है, उसका क्या रीजन होता है। तो उसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। यानी कि आपको तो पता ही होगा कि जो आपका वृषण होता है, मानव में जो वृषण होता है वो शरीर से बाहर उपस्थित होता है और कहाँ पर उपस्थित होता है, वृषण कोष के अंदर उपस्थित होता है। ठीक, वृषण कोष का तापमान जो होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो कम होता है। ठीक, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो आपका वृषण होता है वो शरीर से बाहर वृषण कोष में इसीलिए उपस्थित होता है क्योंकि जो वृषण कोष का तापमान होता है वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के तापमान के मुकाबले। ठीक, और उसी कम तापमान पर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो शरीर का तापमान होता है उस पर शुक्राणु का निर्माण हो पाना संभव नहीं है। इसीलिए जो आपका वृषण कोष होता है या फिर कह सकते हैं जो आपका वृषण होता है वो शरीर के बाहर उपस्थित होता है ताकि वो कम तापमान पर शुक्राणु का निर्माण कर सके। तो उसका आंसर आप लोग इसी प्रकार से बता सकते हैं कि नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण कोष का जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, आगे आप लोग लिखेंगे शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं। चीज आपको ध्यान देना है कि शरीर का तापमान होता है वो तापमान अधिक होता है और उस तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण हो पाना संभव नहीं है। अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हट करके वृषण कोष में आ जाते हैं। यानी कि जो शरीर में अंदर पहले क्या होता है, वृषण जो होता है आपका अपने मूल स्थान से हट करके वृषण कोष के अंदर आ जाते हैं जन्म के समय ही। तो जिसकी वजह से क्या हो पाता है कि शुक्राणु का निर्माण आसानी से हो पाता है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों उपस्थित होते हैं, तो आप लोग इतना बता देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग उस पर टिक कर लीजिएगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 या 4 बार आ भी चुका है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसका चित्र बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। तो आप लोग इस प्रकार से उसका चित्र बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि मानव अंडाणु का नामांकित चित्र जो होता है इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी प्रकार से आपका चित्र बनेगा मानव अंडाणु का। और यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट होता है इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं और बीच में बाकी जो चीजें होती हैं उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो आपका देख पा रहे हैं त्रिभुज के तरीके जो बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और उसके अंदर की जो भाग होता है उसे हम लोग जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। और जो ये लाइन होती है इसे हम लोग पीतक कला कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग चित्र बनाएंगे, साथ में उसके बारे में ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से लिख देनी है। और नीचे आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि मानव अंडाणु की संरचना है। ठीक, तभी आप लोगों को पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो अगर आप लोगों को पूरे मार्क्स चाहिए तो आप लोग इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, साथ में उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप लोग लिख देंगे ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है
प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होते हैं। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और भी इसी प्रकार से पूछा जा सकता है, अथवा प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन लिखिए। ठीक, यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका कि प्रसव क्या है, प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। और साथ ही में अगर आपसे क्वेश्चन दूसरी तरीके से पलट कर पूछ लिया जाए कि प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन लिखिए, तो ये सारी चीज़ों का जो क्वेश्चन है इसका सारा आंसर जो होगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको अगर चाहिए क्वेश्चन पूछे चाहिए क्वेश्चन पूछे, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको सेम ही लिखना है। तो कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग उत्तर डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रसव की जो क्रिया होती है वो तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। यानी कि ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो प्रसव की क्रिया होती है वो आपकी तंत्रिकीय अंतःस्रावी क्रिया द्वारा प्रेरित होती है। और शिशु के पूर्ण विकसित होने पर गर्भ एवं अपरा दोनों से प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होता है। यानी कि जब भी शिशु जो होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो गर्भ एवं अपरा से दोनों से प्रसव के लिए संकेत उत्पन्न होते हैं। ठीक, और यह संकेत जो होते हैं वो गर्भाशय में हल्के संकुचनों को प्रेरित करता है। इसे हम लोग गर्भ निक्षेप प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके द्वारा माता की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन स्रावण की क्रिया सक्रिय होती है, जिससे क्या होगा कि गर्भाशय में तीव्रता से संकुचन होने लगता है और यह संकुचन निरंतर बढ़ता ही रहता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि शिशु के गर्भाशय से बाहर निकलने की क्रिया जो होती है वो होती है और जिसे हम लोग शिशु जन्म या फिर प्रसव कहते हैं। ठीक, उसके आगे आप लोगों को लिखना है कि पीत पिंड से स्रावित हार्मोन रिलैक्सिन प्रसव के समय गर्भाशय ग्रीवा तथा श्रोणि मेखला के स्नायु को शिथिल करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु को जन्म देने में आसानी रहती है। ठीक, तो अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रसव क्या है, या फिर पूछ लेता है आपसे कि प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन से हार्मोन शामिल होते हैं, तो उन सभी का क्वेश्चन का आंसर भी आपको यही लिखना है। और साथ ही में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रसव के समय होने वाले मुख्य परिवर्तन क्या होते हैं, तो भी आप लोग इतना ही लिखेंगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में डिंबाणु का निषेचन कहाँ होता है और निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। ठीक, तो ये डिंबाणु जो होता है इसे हम लोग अंडाणु भी कहते हैं या फिर डिंबाणु कहीं बात एक ही होती है। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से बता सकते हैं कि मादाओं में डिंबाणु या फिर हम लोग कह सकते हैं कि अंडाणु का निषेचन अंडाशय की डिंब वाहिनी या फिर हम लोग उसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं उसके अंदर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो महिलाएं होती हैं फिर कह सकते हैं मादाओं में क्या होता है, डिंबाणु या फिर अंडाणु का जो निषेचन होता है वो अंडाशय की डिंब वाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक, अब इसमें आगे आप लोग क्या लिखना है उसे भी देख लीजिए। इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें कि निषेचन कला का मुख्य कार्य क्या होता है उसे भी आप लोग देख लीजिए। तो निषेचन कला का जो मुख्य कार्य होता है कि निषेचन पूर्ण होने के बाद आने वाले शुक्राणुओं को रोकने का कार्य करता है। यानी कि जो निषेचन कला होती है उसका मुख्य कार्य यही होता है कि जब निषेचन पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में फिर अन्य जो शुक्राणु आते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है। तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, और ये सारी चीज़ें आपको ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएंगी। जिनको भी ग्रुप ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ क्या है, इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। ठीक, यानी कि हमको यौनारंभ के बारे में बताना, साथ ही में बालक और बालिकाओं के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हमको उल्लेख करना है। तो सबसे पहले हम लोग यौनारंभ के बारे में समझते हैं। तो यौनारंभ भौतिक परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों का शरीर वयस्क शरीर के रूप में विकसित होता है। यानी कि क्या होता है कि जो यौनारंभ होता है वो भौतिक परिवर्तनों की वह प्रक्रिया है और जिसके द्वारा ही जो बालक का शरीर होता है वो वयस्क शरीर के रूप में विकसित होता है तथा प्रजनन व निषेचन की क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक, यानी कि यौनारंभ का मतलब यही होता है कि उसके अंदर क्या हो जाती है, प्रजनन और निषेचन की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग यौनारंभ के बारे में डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग को लिखना है बालक और बालिकाओं के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसे लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बालक की यौनारंभ पर उत्पन्न लक्षण के बारे में समझेंगे। तो 13 से 16 साल के मध्य में बालक की यौनारंभ का समय माना जाता है। और साथ ही में इसके बारे में आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं शरीर की सुडौलता, यानी कि हम लोग बता सकते हैं कि शरीर अधिक मजबूत हो जाता है, साथ ही में जो कंधे होते हैं वो अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें दिया गया शरीर पर बाल, यानी कि कह सकते हैं कि चेहरे पर मूंछ आ जाती है, साथ में दाढ़ी आ जाती है तथा वृषण कोषों आदि पर बाल आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके यौनारंभ के ही लक्षण हैं। ठीक,
इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आवाज़ का भारीपन, यानी कि आवाज़ में काफ़ी परिवर्तन, दृढ़ता में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि बालक के यौनारंभ उत्पन्न होने पर, कह सकते हैं कि यौनारंभ आने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आप लोग इन सारे लक्षणों को लिख सकते हैं। अब हम लोग बालिका के बारे में बात कर लेते हैं कि बालिका के यौनारंभ पर उत्पन्न कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो इनका जो समय माना जाता है 11 से 13 वर्ष के बीच माना जाता है, और उसमें क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं उसे आप लोग लिख सकते हैं कि स्तनों की वृद्धि तथा सुडौल होना, दूध ग्रंथियों का बनना, साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया बाह्य जननांगों जैसे योनि, लेबिया आदि का समुचित विकास हो जाना। साथ ही में इसमें नेक्स्ट जो होता है सबसे महत्वपूर्ण, मासिक चक्र का आरंभ। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यौनारंभ क्या है तथा इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए, तो सबसे पहले हम लोगों ने यौनारंभ के बारे में लिखा। उसके बाद में फिर बालक के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमने लिखा यौनारंभ के समय पर, और साथ ही में बालिका के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं यौनारंभ होने पर, उसको भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, तो पूरी तरीके से जो आपका क्वेश्चन होता है पूरी तरीके से उसका आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है आपका कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ बनते हैं, और साथ ही में पूर्ण शक्ति युग्मनज क्या है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा गया है कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, साथ ही में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ पर बनते हैं, और साथ ही में क्वेश्चन और पूछा गया कि पूर्ण शक्ति युग्मनज क्या है। ठीक, तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार से बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि नर तथा मादा युग्मकों अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का संयुग्मन लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि जो आपका नर युग्मक होता है वो आपका क्या होता है, शुक्राणु होता है, मादा युग्मक आपका अंडाणु होता है। ठीक, तो जब उनका संयुग्मन होता है तो उस क्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, और जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में नर तथा मादा युग्मक कहाँ बनते हैं। तो उसका भी आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा कि नर युग्मक का निर्माण वृषण की शुक्रजन नलिकाओं में होता है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका नर युग्मक होता है उसका निर्माण कहाँ पर होगा, शुक्रजन नलिकाओं में होता है, तथा जो आपका मादा युग्मक होती है यानी कि अंडाणु जो होता है उसका निर्माण अंडाशय के ग्राफियन पुटिका में होता है। जिस प्रकार से आप लोग दूसरे क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूर्ण शक्ति युग्मनज क्या है। तो उसके बारे में भी आप लोग लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय युग्मनज जिसमें वृद्धि एवं विभाजन द्वारा बहुकोशिकीय एवं विकसित भ्रूण का निर्माण होता है पूर्ण शक्ति युग्मनज कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका जो छठा क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी चीज़ें इसमें लिखनी थी सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हमने बता दिया। ठीक, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के कार्य बताइए। तो हम लोगों के सामने 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। एक होता है आपका पीतपिंड के बारे में, हमको उनके कार्य बताना है। साथ ही में एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अग्रपिंडक क्या होता है, उसके कार्य हमको बताने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पीतपिंड के बारे में समझेंगे। तो ये क्या होता है, यह ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात बनी एक ग्रांथिल रचना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका पीतपिंड होता है एक ग्राफियन पुटिका के फटने के पश्चात बनी एक ग्रांथिल रचना है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजेंस और रिलैक्सिन आदि हार्मोन का स्रावण होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो आपका पीतपिंड होता है इससे ही आपका प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन आदि हार्मोन का स्रावण होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भ्रूण के आरोपण तथा अपरा के निर्माण में सहायक होता है। इस प्रकार से आप लोग उसके कार्य भी बता सकते हैं। इसमें अगला पॉइंट क्या पूछा गया है, अग्रपिंडक क्या होता है, उसके कार्य बताने हम लोग को। तो अग्रपिंडक के समझने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अग्रपिंडक क्या होता है उसके बारे में आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि शुक्राणु के शीर्ष पर गाल्जी काय से बनी टोपी सदस्य संरचना को हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं। इससे मुक्त होने वाले एंजाइम अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन करते हैं। यानी कि आपको चीज़ ध्यान देना है कि जो आपका अग्रपिंडक होता है शुक्राणु का जो शीर्ष वाला भाग होता है वो जो टोपी के रूप में जो संरचना पाई जाती है उसे हम लोग अग्रपिंडक कहते हैं, जो आपका गाल्जी काय से बना होता है। ठीक, इससे मुक्त होने वाले जो एंजाइम होते हैं वो अंडाणु के रक्षात्मक आवरण का अपघटन करते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। तो इसका भी आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने पीतपिंड के बारे में समझा, उसके बाद फिर अग्रपिंडक के बारे में समझा, और क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया। तो उसे भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है उसे भी अब हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है आप लोगों का कि अपराध से संबंधित हार्मोन पर टिप्पणी कीजिए। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इस पे इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिएगा। तो हम लोग को इसमें बताना क्या है कि अपराध से संबंधित जितने भी आपके हार्मोन होते हैं उन सब पर टिप्पणी करनी है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर लिखेंगे कि अपराध से संबंधित हार्मोन का आप लोग हेडिंग लगाएंगे। इसके बाद फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। इससे 2 प्रोटीन हार्मोन कोरियानिक गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन तथा प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन का स्रावण होता है। नहीं, आपको ध्यान देना है कि जो आपका अपरा होता है
इससे 2 प्रोटीन हार्मोन का स्रावण होता है, जिसमें आपका एक होता है कैरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन तथा दूसरा होता है प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ठीक, ये क्रमशः गर्भधारण में तथा दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से आप लोग इतना लिखेंगे। उसके आगे आप लोगों को लिखना है अपरा से 2 स्टेरॉइड हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का भी स्रावण होता है। ये क्रमशः गर्भाशय की पेशियों के संकुचन तथा कार्पस ल्यूटियम की क्रिया को नियंत्रण में रखते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग अपरा से संबंधित हार्मोन के बारे में जानकारी दे सकते हैं और इतना आप लोग लिखेंगे, आपको पूरे मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। तो आपका जो 8 वाला क्वेश्चन होता है ये भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या उसे देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि विदलन को परिभाषित कीजिए, विदलन एवं समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसे इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बार आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ, कम से कम 3 या 4 बार ये बोर्ड परीक्षा में आपको पूछा जा चुका है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान देना। तो क्या क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, सबसे पहले हम लोग को विदलन की परिभाषा को बताना है और उसके बाद में फिर विदलन और समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक, तो परिभाषा में आप लोग क्या लिखेंगे विदलन के, सबसे पहले उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि निषेचन के 24 घंटे बाद से युग्मनज में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और युग्मनज का समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन ही विदलन आपका कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग विदलन की परिभाषा को दे सकते हैं। अब हमारी बारी है विदलन और समसूत्री कोशिका विभाजन में अंतर स्पष्ट करने की। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग बीच में लाइनिंग करके और इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें आपका पहला अंतर क्या है कि जो आपका विदलन होता है जो युग्मनज में होता है, इसमें आपका क्या है या दैहिक कोशिकाओं में होता है। इसमें पहला पॉइंट क्या है विदलन में, इसमें अंतरावस्था छोटी होती है और वहीं पे समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था लंबी होती है। विदलन में आपका अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था में डीएनए और कोशिका द्रव्य दोनों का संश्लेषण होता है। अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती, यानी कि विदलन में जो होता है अंतरावस्था में कोशिका वृद्धि नहीं होती है, लेकिन समसूत्री विभाजन में अंतरावस्था में कोशिका की वृद्धि होती है। ठीक, आगे इसमें लिखा गया लास्ट पॉइंट कि भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती है या युग्मनज के आकार का ही बना रहता है। ठीक, यानी कि विदलन जो होता है वो भ्रूण के आकार में वृद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है, युग्मनज के आकार का ही बना रहता है। वहीं पर समसूत्री विभाजन की बात करें तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार में भी वृद्धि होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग इतना लिख सकते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था पूरे कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने विदलन की परिभाषा को लिखा और उसके बाद फिर आपका विदलन और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है उसको मैंने आपको समझा। साथ में आप लोगों के जितने भी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।